हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है प्रशांत और इस वीडियो में हम हम्बनटोटा पोर्ट इशू को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक आप इन सब प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। हम्बनटोटा पोर्ट आजकल न्यूज़ में इतना क्यों है? क्या चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट को लीज में लिया है? क्यों लीज पे लिया? आखिर उसके पीछे की कहानी क्या है? सब कुछ इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे कि चाइना की इन्वॉल्वमेंट को श्रीलंका में इंडिया हार्मफुल क्यों मानता है, उसके पीछे की वजह क्या है। फिर हम ये भी बात करेंगे कि जब मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फेल कर जाते हैं तो होता क्या है। अब फॉर एग्जांपल किसी एक देश में किसी और देश ने पैसे लगाए किसी प्रोजेक्ट पर, जब वो टेक ऑफ नहीं कर पाता, जब वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता, तो उसके बाद क्या होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स दे के आपको सरल भाषा में समझाऊंगा। फिर हम बात करेंगे क्या हम्बनटोटा पोर्ट इशू को देखकर पाकिस्तान लेसन सीख सकता है सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट वीडियो। लेट्स बिगिन। आज से 30-40 साल पहले बहुत ही कम गवर्नमेंट्स थी, बहुत ही कम कंपनीज थी जो ये सपना देख पाती थी कि वो किसी दूसरे देश में जाकर एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर अपने देश से बाहर जाकर किसी और देश में कोई पोर्ट फाइनेंस करते हो, कोई वहाँ पर ब्रिज बनाते हो, तो पहली बात कंस्ट्रक्शन बहुत ही स्लो होती है क्योंकि वो एक दूसरा देश है, वहाँ के रूल्स अलग है, रेगुलेशंस अलग है। उस सब के अलावा जो रिटर्न्स होते रहे, जो मुनाफा होता रहा वहाँ से, वो भी बहुत स्लो आता था। फिर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रिस्क ये भी था कि कल को जंग छिड़ जाती है, वहाँ पे कोई सिविल वॉर हो जाती है यहाँ पे, या वहाँ पे कुछ और इकोनॉमिक कारणों की वजह से हालात ख़राब हो जाते हैं, तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीटली फेल हो सकता था। मगर 2017 में ऐसा नहीं है। दुनिया में रिलेटिवली शांति है और इंटरकनेक्टिविटी है। मतलब कि ब्रिज बनाना, सड़कें बनाना, हाईवेज बनाना, कहीं पे पोर्ट बनाना, ये पहले से आसान हो चुका है। एक तो इंजीनियरिंग फर्म्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं, वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुई है। उस सब के अलावा सरकारों का कंट्रोल अपने देशों पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस सब की वजह से हम दुनिया भर में देख रहे हैं कि कंट्रीज़ एक जगह से दूसरी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल चाइना नए शहर बना रहा है जॉर्जिया में, इजिप्ट में, मलेशिया में, श्रीलंका में। एक जर्मन कंपनी ने एक शहर बनाया है चाइना में। मैं भी आपको बताऊंगा उसमें क्या हुआ, काफ़ी ख़राब एक्सपेरिमेंट था वो। एक अमेरिकन कंपनी एक स्टेट ऑफ द आर्ट पूरी सिटी बना रही है साउथ कोरिया में और अबू धाबी में। जापान बहुत ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया में पंप कर रहा है बुलेट ट्रेन्स बनाने में, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने में और भी वेरियस प्रोजेक्ट्स में। तो हम ये देख पा रहे हैं कि अब सिंस इंटरकनेक्टिविटी बढ़ गई है और दुनिया में शांति है, तो देश एक दूसरे के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। मगर इस फील्ड में अगर एक देश ने बाकी सब देशों को पीछे छोड़ दिया है तो वो है चाइना। चाइना इस वक्त अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इस वक्त कैरी आउट कर रहा है ऑल ओवर एशिया। चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हो, चाइना की कंस्ट्रक्शन कंपनीज आपको हर जगह दिखेंगी। मगर क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हमेशा सक्सेसफुल होते हैं? क्या हमेशा एक देश जब दूसरे देश में पैसे लगाता है किसी प्रोजेक्ट पर, क्या वो उससे मुनाफा कमा पाता है? और अगर जब वो मुनाफा नहीं कमा पाता, वो समझ नहीं पाता कि वहाँ का बिजनेस इकोसिस्टम क्या है, कंज्यूमर मार्केट क्या है, फिजिकल टेरेन क्या है, जब वो सब चीज़ों को वो अकाउंट में नहीं लेते, तो क्या होता है? इस सब का एक शाइनिंग एग्जाम्पल है हम्बनटोटा। ऑलराइट, सो ये है हमारा मैप। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है श्रीलंका। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है पाल्क स्ट्रेट, जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है। दिस इज़ द पाल्क स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है कोलंबो। और अगर हम बिल्कुल सदर्न साइड पे जाएँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा हम्बनटोटा, जहाँ पे चाइना ने बनाया है हम्बनटोटा पोर्ट। अब इस सब को समझने के लिए पहले हमको ये समझना होगा कि श्रीलंका चाहता क्या था। देखो, LTTE से कई सालों तक जंग करने की वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी को काफ़ी लॉसेस हुए। श्रीलंका काफ़ी हद तक डेट में भी आ चुका था। तो श्रीलंका ये चाहता था कि जिस तरीके से कोलंबो एक बहुत ही अच्छा कमर्शियल सेंटर है श्रीलंका का, जहाँ से श्रीलंका को बहुत सारा रेवेन्यू आता है, श्रीलंका की गवर्नमेंट को बहुत सारा रेवेन्यू आता है, वैसे ही हम्बनटोटा पोर्ट को, हम्बनटोटा एरिया को यहाँ पर डेवलप किया जाए और इसको यहाँ पे एक इकोनॉमिक जोन बनाकर गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का एक सोर्स बनाया जाए। तो यहाँ पर उनको फाइनेंसिंग की ज़रूरत थी। और फिर आती है चाइनीज़ गवर्नमेंट। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने श्रीलंकन गवर्नमेंट को ऑफ़र किया कि वो हम्बनटोटा एरिया, जो ज़्यादातर एक रूरल एरिया है, बहुत ही कम डेवलपमेंट हो रखी है वहाँ पर पैसे लगाकर उस पूरे एरिया को डेवलप कर देगा।
वहाँ पर एक डीप सी पोर्ट बनाया जाएगा, हम्बनटोटा पोर्ट ऑफ कोर्स, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, एक कॉन्फ्रेंस सेंटर बनाया जाएगा, एक स्टेडियम बनाया जाएगा, नए हाईवेज बनेंगे जिससे वो जो श्रीलंका के बाकी रीजन है उससे वो कनेक्ट हो सके। प्लान ये था कि एक इंटायरली न्यू अर्बन सेंटर बनाया जाए जो कोलंबो जैसा हो और एक तरीके से कोलंबो की इकोनॉमिक एक्टिविटी को कॉम्प्लीमेंट करे, और श्रीलंका का जो सदर्न पार्ट है जो अंडर डेवलप्ड है उसको रैपिडली डेवलप कर दे। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता तो श्रीलंका को डोमेस्टिक एक इकोनॉमिक बूम मिल जाता और चाइना को वहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट्स के कुछ अच्छे रिटर्न्स मिलते और ओवरऑल चाइना श्रीलंका में अपने पैर जमा लेता। दोनों देशों को ये एक फ़ायदे का सौदा लगा, मगर रास्ता इतना आसान नहीं था। सो अब टाइमलाइन पे नज़र डालते हैं। देखो 2008-10 के आसपास हम्बनटोटा एरिया में काम शुरू हो गया। मैं यहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट नहीं कह रहा, हम्बनटोटा पूरा जो रूरल एरिया है वहाँ पे अर्बनाइजेशन का काम शुरू हो चुका था। वहाँ पे एयरपोर्ट बनाने का काम, हाईवेज बनाने का काम और ऑफ कोर्स एक हम्बनटोटा पोर्ट बनाने का काम। श्रीलंका का इनिशियल प्लान ये था कि चाइना से लोन लेकर हम्बनटोटा पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करी जाएगी, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाएंगे और फिर जब पोर्ट बन जाएगा, एयरपोर्ट बन जाएगा, वहाँ पर ओवरऑल अर्बनाइजेशन हो जाएगी तो रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा वहाँ से, और उस रेवेन्यू से चाइना का लोन श्रीलंका आराम से चुका देगा। ये आइडिया था महेंद्र राजापक्षा का, जिनकी सरकार जो प्रेसिडेंट रहे थे श्रीलंका के 2015 तक। अब क्या हुआ 2015 में, एक बहुत ही बड़ा रीज़न राजापक्षा की हार का ये था कि उन्होंने ये प्लान को इनिशिएट कर दिया, क्योंकि श्रीलंका के अंदर ही बहुत सारे इस बात के अगेंस्ट थे कि श्रीलंका इतने बड़े स्केल पर चाइना से लोन ले, और जो ऑपोजिशन पार्टी थी उन्होंने भी राजापक्षा को इसी मुद्दे पर अटैक किया। तो जब राजापक्षा हार गए और रेनबो कोलिशन गवर्नमेंट सत्ता में आई, तब उन्होंने कोशिश करी कि पहले तो ये पूरी डील ही कैंसिल कर दी जाए, मगर तब उनको पता लगा कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स इतने आराम से नहीं टूटते। एक बार आपने लोन ले लिया तो ऐसा नहीं होता कि आप आराम से उसको रिटर्न कर देंगे। फिर क्या हुआ कि मजबूरी में आके जो नई सरकार थी उन्होंने ये कहा कि ये सफ़ेद हाथी है और श्रीलंका के लिए ये बहुत ज़्यादा ख़राब प्रोजेक्ट है। ख़राब क्यों था? क्योंकि देखो, जो श्रीलंका सोच रहा था हम्बनटोटा एरिया में पैसे लगाने के बाद जो उसको प्रॉफिट होगा, उसके करीब भी ऐसा नहीं हो रहा था। इसमें से सबसे बड़ा डिजास्टर था हम्बनटोटा पोर्ट। मगर उम्मीद की जा रही थी कि हम्बनटोटा पोर्ट पे हज़ारों शिप्स रुकेंगी और उससे श्रीलंका को रेवेन्यू आएगा, मगर असल में सिर्फ 44 शिप्स हम्बनटोटा पोर्ट में रुकी। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर था। मिस कैलकुलेशन हुई एक बहुत ही बड़े प्रोपोर्शन की श्रीलंकन ब्यूरोक्रेट्स और चाइनीज प्लानर्स से, कि उन्होंने एक ऐसे प्रोजेक्ट पे पैसा लगा दिया जहां पर रिटर्न्स इतने ज़्यादा कम मिलने थे। तो मजबूरी में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 2016 में कि 80% स्टेक जो है पोर्ट का, हम्बनटोटा पोर्ट का, वो एक चाइनीज़ कंपनी को वो बेच देगी। ये $1.12 बिलियन में 99 ईयर्स की लीज़ के लिए, करीब करीब 100 साल की लीज़ के लिए। इससे जो $8 बिलियन का श्रीलंका ने लोन लिया था चाइना से, उसमें से श्रीलंका को कुछ राहत मिलनी थी। मगर इस डील को लेकर इंडिया को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन थी, क्योंकि जो 80% स्टेक श्रीलंका हम्बनटोटा पोर्ट का चाइनीज़ कंपनी को देने वाला था, उस 80% स्टेक में उस पोर्ट की सिक्योरिटी भी आती है। तो इंडिया को इमीडिएटली सिक्योरिटी कंसर्न्स ये लगे कि कल को चाइनीज़ मिलिट्री भी वहाँ पर अपने बेस बना सकती है या वहाँ पे चाइनीज़ सबमरीन्स डॉक कर सकती है, जो इंडिया के लिए अनएक्सेप्टेबल था। तो यहाँ पे आते हैं इंडिया के कंसर्न्स। हम्बनटोटा पोर्ट को लेकर इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत हद तक लेजिटिमेट भी हैं, क्योंकि एक बार चाइनीज़ मिलिट्री वेसल्स हम्बनटोटा पोर्ट में रेगुलरली डॉक करना स्टार्ट कर देती है तो चाइना को एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा इंडिया के ऊपर, क्योंकि चाइना की नेवी ऑलरेडी इंडिया से फार सुपीरियर है। एयरफोर्स और मिलिट्री में चाइना इतना ज़्यादा आगे नहीं है इंडिया से, मगर नेवी में चाइना ने बहुत ही तेज़ी से प्रोग्रेस करी है। तो अगर उनको ऐसे बेसिस ही मिलने शुरू हो जाते हैं इंडिया के पास, तो जो थोड़ा बहुत इंडिया के पास एक डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी क्रम्बल करना शुरू हो जाता। हमारे पास कुछ यहाँ पे हिस्टोरिकल एविडेंस भी है कि चाइनीज़ सबमरीन्स ने कोलंबो में डॉक किया था 2014 में। एक चाइनीज़ सबमरीन ने डॉक किया था कोलंबो के पोर्ट में। इस पर इंडिया ने कड़ी आपत्ति जताई थी कि ये रेगुलरली नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये श्रीलंका ने भी कहा कि एक रेयर अकरेंस थी और बस वो सबमरीन को डॉक करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी कुछ और टेक्निकल कारणों की वजह से। मगर तब भी इंडिया ने यहाँ पर कड़ी आपत्ति जताई और ये कहा कि ये आगे से नहीं होना चाहिए। मगर हालांकि श्रीलंका इस बात को रिजेक्ट करता है, मगर ये माना जाता है कि मई 2017 में भी कोलंबो के पोर्ट में फिर से एक सबमरीन ने डॉक किया था।
अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर 80% जो स्टेक श्रीलंका दे रहा था चाइना की कंपनी को, उसमें सिक्योरिटी भी आती है, तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि नहीं वहाँ पे सर्वेलेंस होगा कि चाइनीज सबमरीन आए ना आए। मगर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछने वाला है कि क्या श्रीलंका के पास उस लेवल का सर्वेलेंस करने की कैपेबिलिटी है कि वो चाइना पर नज़र रख पाए कि उनकी कौन सी मिलिट्री वेसल वहाँ पर डॉक कर रही है या नहीं कर रही। मैं हम्बनटोटा पोर्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सो उसके अलावा चाइना का ऑलरेडी एक ओवरसीज़ मिलिट्री बेस है जिबूती पे। मैं आपको अभी दिखाऊंगा मैप पे ये कहाँ पे है। तो अगर श्रीलंका में भी हो जाए और साथ में जिबूती में भी है तो इंडिया के लिए बहुत ही ख़राब बात है। चाइना आराम से वहाँ पर अपनी सबमरीन्स, मिलिट्री, पैराट्रूपर्स वहाँ पर स्टेशन कर सकता है। और अगर कल को इंडिया पर चाइना को अटैक करना है तो वो दोनों तरफ से, एक तो हिमालयन रीजन से और यहाँ पर श्रीलंका और जो हमारा सदर्न पार्ट है वहाँ से भी इंडिया पर अटैक कर सकता है, जो इंडिया के लिए एक डूम्सडे सिनेरियो जैसा होगा। सो मैं आपको ये बता देता हूँ चाइना के जिबूती ये मिलिट्री बेस के बारे में, जहाँ पर 10,000 चाइनीज सोल्जर्स वहाँ पर स्टेशन है 2026 तक। अब देखो ये है मैप, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये है श्रीलंका, ये है इंडिया। अगर हम वेस्टर्न साइड पर जाएँ पूरा अरेबियन सी क्रॉस करके तो गल्फ ऑफ एडन के करीब ये आता है जिबूती। ये आप देख पा रहे हो कि ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो जिबूती में 10,000 चाइनीज सोल्जर्स रहेंगे 2026 के लिए। ये वैसे तादाद बढ़ भी सकती है, हु नोज़। तो यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं कल को हम्बनटोटा पोर्ट में भी चाइनीज़ नेवी यहाँ पे डॉक करना स्टार्ट कर दे, इनकी सबमरीन्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाए, और जिबूती में इनका तो मिलिट्री बेस है ही, यहाँ पे जो करना चाहे कर सकते हैं। तो पूरे अरेबियन सी से लार्ज स्केल चाइना अटैक कर सकता है इंडिया को। अब देखो इंडिया को ये तो पता है कि हिमालयन रीजन से चाइना एक लार्ज स्केल अटैक नहीं कर सकता है। इसके दो कारण है। पहली बात तो चाइनीज़ मिलिट्री इंडियन मिलिट्री से बहुत ज़्यादा सुपीरियर नहीं है, हालांकि उनके पास ज़्यादा नंबर्स हैं, मगर इंडियन मिलिट्री भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मगर जब हम नेवी की बात करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इंडियन नेवी के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि चाइनीज़ नेवी अरेबियन सी से फुल फ्लेजेड अटैक करती है तो उससे अपने आप को डिफेंड कर पाए। तो इसके लिए श्रीलंका को ये बात बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगे अगर हम्बनटोटा पोर्ट में चाइनीज़ मिलिट्री वेसल्स डॉक करना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इस 80% स्टेक वाली डील को लेकर सिर्फ इंडिया खफा नहीं था। मैं हम्बनटोटा पोर्ट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 80% स्टेक एक चाइनीज़ स्टेट ओन्ड कंपनी को दिया जा रहा था। उससे सिर्फ इंडिया खफा नहीं था, उससे श्रीलंका के लोग भी खफा नहीं थे, डरे हुए थे, क्योंकि वो देख रहे थे 2010 से लेकर 2016 के बीच में बहुत सारे चाइनीज़ नेशनल्स हज़ारों की तादाद में उन्होंने हम्बनटोटा में अपने घर बनाने शुरू कर दिए थे और ऑलमोस्ट एक चाइनीज़ कॉलोनी बन गई थी वहाँ पर। तो लोगों को यही डर था कि कल को चाइना वो पूरा एरिया हड़प ना ले श्रीलंका से, क्योंकि चाइना एक बड़ी पावर है। ऐसा नहीं है कि चाइना का ह्यूमन राइट्स को लेकर बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो उन सब बातों को लेकर लोग भी डरे हुए थे कि कल को चाइना एक अग्रेसिव स्टांस ना अपना ले हम्बनटोटा पोर्ट को लेकर। तो इसलिए उन्होंने कहा कि 80% वाली डील का कुछ करो, ये ठीक नहीं है। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इंडिया के कंसर्न्स को ध्यान में रखा और अपने लोगों की भी बात सुनी, और जो चाइना के साथ डील थी उसको फिर से रीनेगोशिएट करने का फैसला कर दिया। तो इस रीनेगोशिएटेड मॉडिफाइड डील में इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी एड्रेस किया जाएगा और ये भी ध्यान रखा जाएगा कि श्रीलंका के लिए ये डील और ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। तो जो नई डील है उसमें बताया जा रहा है कि चाइना की जो कंपनी है चाइना मर्चेंट्स पोर्ट होल्डिंग, जिसको लीज पे दिया जा रहा है हम्बनटोटा पोर्ट $1.21 बिलियन के लिए, वहाँ पर उनको 80% स्टेक की जगह 70% स्टेक दिया जाएगा, जहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स श्रीलंका के हाथ में होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो पोर्ट की सिक्योरिटी है उसको चाइना देखेगा, पोर्ट की सिक्योरिटी को श्रीलंका देखेगा। और उसमें ये भी क्लॉज डाली गई कि कोई भी नेवल शिप चाहे चाइनीज़ भी क्यों ना हो, बिना श्रीलंका की परमिशन के वहाँ पर डॉक नहीं करेगी। अब अगेन यहाँ पर ठीक है, ये एग्रीमेंट कर दिया गया है, मगर क्या श्रीलंका के पास सर्वेलेंस करने का इतना इक्विपमेंट है कि कल को चाइनीज़ सबमरीन, कोई स्टेल्थ सबमरीन वहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट में डॉक करके चली जाती है, उसको वो ढूंढ भी पाए, उसको वो डिटेक्ट भी कर पाए? ये क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है। खैर पेपर पे तो कम से कम एक नई डील आ चुकी है जहाँ पर चाइनीज़ वेसल्स को हम्बनटोटा पोर्ट में डॉक करने की इजाज़त नहीं है। अब इस पूरे हम्बनटोटा इशू में अगर हम थोड़ा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी नज़र डालने की कोशिश करें तो आपको ये बात दिखेगी कि चाइनीज़ कंपनीज़ ने बहुत ही बड़ी मिसकैलकुलेशन कर ली जब उन्होंने सोचा कि हम्बनटोटा पोर्ट से उनको मुनाफा होगा, क्योंकि इनिशियली चाइना का भी ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कि हम्बनटोटा पोर्ट
एक इकोनॉमिकली इतना बड़ा डिजास्टर हो जाए कि चाइना को अपने लोन्स में इतना उनको एडजस्टमेंट करनी पड़े कि एक पोर्ट जहाँ पे कोई शिप रुकती भी नहीं है उसको लीज पे लेना पड़े, ये चाइना के लिए वैसे इन द लॉन्ग रन घाटे का सौदा है। श्रीलंका के लिए तो है ही, वो एक गरीब देश था, बहुत ही बड़ा लोन उन्होंने उठा लिया चाइना से, और अब कैसे ना करे करके अपनी ज़मीन लीज पे लेकर 100 साल के लिए उनको कुछ रिलीफ मिलेगा उस लोन से। मगर यहाँ पे हमको ये दिखता है कि चाइना का एटीट्यूड कितना इररिस्पॉन्सिबल और रेकलेस है। इसके कुछ और उदाहरण भी हैं। फॉर एग्जांपल A2 हाईवे प्रोजेक्ट। जब हम बात करते हैं चाइना के ओवरसीज एम्बिशियस ये प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो उसमें सबसे बड़ा फेल्ड प्रोजेक्ट था A2 हाईवे प्रोजेक्ट। A2 हाईवे प्रोजेक्ट था पोलैंड में। यह प्रोजेक्ट था कि पोलैंड में एक बहुत ही बड़ा हाईवे का एक नेटवर्क बनाया जाएगा जिससे पोलैंड का एक सिरा दूसरे सिरे से कनेक्ट किया जाएगा। पोलैंड एक बहुत ही बड़ा एक देश है यूरोप में जिसकी कैपिटल है वॉर्सो। अब यहाँ पर चाइना की 2009 में चाइना की जो कंपनी थी चाइना ओवरसीज इंजीनियरिंग ग्रुप, इनको ये टेंडर दिया गया कि पोलैंड के अक्रॉस एक हाईवे बनाना है। अब इनको ये टेंडर क्यों मिला? क्योंकि ये चाइना की जो कंपनी है कोवैक, इन्होंने ये वादा कर दिया पोलैंड की सरकार को टेंडर पाने के लिए कि जो पोलैंड इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है पैसे, जितना पोलैंड खर्च करने को तैयार है, मान लीजिए पोलैंड अगर 10 बिलियन खर्च करने को तैयार था, चाइना ने कहा कि हम 5 बिलियन में काम खत्म कर देंगे और काम जल्दी होगा। तो ऐसे उन्होंने वादे कर दिए कि पोलैंड की सरकार को लगा ठीक है, अगर ऐसे वादे कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इनके पीछे कुछ प्लानिंग वगैरह होगी। तो उन्होंने ये टेंडर चाइना की कंपनी को दे दिया। अब चाइना ने बहुत बड़े बड़े वादे तो कर लिए, मगर जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो बहुत प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। फॉर एग्जाम्पल चाइना की इस कंपनी ने सोचा था कि पोलैंड के जो लोकल वर्कर्स हैं उनको हायर करके ये हायर प्रोजेक्ट्स में काम करना शुरू कर देंगे वो, मगर के जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज थी, उन्होंने वर्कर्स देने से मना कर दिया क्योंकि वो डर रहे थे कि चाइनीज़ कंपनी यहाँ पर एक बार उन्होंने पैर जमा लिए तो और भी प्रोजेक्ट्स वो अपने लिए रख लेंगे। तो चाइनीज़ कंपनी के लिए वहाँ पर पोलैंड के वर्कर्स ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो चाइना को मजबूरन चाइना से वर्कर्स इंपोर्ट करके पोलैंड भेजने पड़े। यहाँ पे वीज़ा का इशू, बहुत सारे इशू आए, मतलब कॉस्ट जो थी पूरे प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक तो बहुत ज़्यादा डिले हो गया, उसके अलावा कॉस्ट भी बढ़ रही थी क्योंकि वर्कर्स चाइना से पोलैंड भेजे जा रहे थे इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। और एंड में क्या हुआ कि जो 10 बिलियन डॉलर्स, अगर मान लीजिए 10 बिलियन डॉलर्स का ये प्रोजेक्ट था, तो चाइना की कॉस्ट कुछ 15 या 14 बिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच रही थी। तो चाइनीज़ कंपनी ने कहा कि पोलैंड को ये जो डील है ये रिवाइज करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। मगर उनको पता लगा कि यूरोप में ऐसा नहीं होता कि आपने एक डील कर ली फिर आप मुकर गए, फिर आप कहोगे कि नहीं हमको ज़्यादा पैसे चाहिए। वहाँ पे श्रीलंका की तरह एक वो गरीब देश नहीं था, मजबूरी नहीं थी उनको, तो वो इस बात पे अड़े रहे, नहीं आप 10 बिलियन में ही करोगे। तो एंड में मजबूरी में चाइना ओवरसीज इंजीनियरिंग ग्रुप को ये प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा, बहुत सारा खर्चा करने के बाद भी। और फिर किसी और कंपनी ने ये पूरा जो प्रोजेक्ट है A2 हाईवे प्रोजेक्ट बनाया। तो यहाँ से हमको पता लगता है कि चाइना का बेसिकली जो एटीट्यूड है, जो ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पर प्लानिंग करते हैं, वो कितने इमेच्योर हैं, कितना उनकी विजन में कितनी कमी है। वो बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट को सोचते हैं कि बस आराम से चुटकियों में हो जाएगा, और जब वो काम करना शुरू करते हैं उस प्रोजेक्ट पे, और जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो भी जाता है और प्रॉफिट नहीं आता, तब उनको सरप्राइज होता है कि अरे ये हमने क्या कर लिया। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताता हूँ जहाँ पे चाइना ने बाहर इन्वेस्ट नहीं किया, किसी और कंपनी ने चाइना में इन्वेस्ट किया। अब ऐसा ये किस्सा है एंटिंग जर्मन टाउन का, जहाँ पर रेकलेस चाइनीज एटीट्यूड का हमको एक और नज़ारा मिलता है। देखो, शंघाई के आसपास कुछ एरिया था जो जहाँ पर नए शहर बनाए जा सकते थे। तो एंटिंग एक जर्मन कंपनी है, उसने मिलकर चाइनीज़ एक स्टेट ओन्ड कंपनी के साथ डिसाइड किया कि शंघाई के आसपास, ये मैं सन 2000 के आसपास की बात कर रहा हूँ, हु जिनताओ उस वक्त प्रेसिडेंट थे चाइना के, तो शंघाई के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे शहर बनाएंगे वो, जो यूरोपियन कंट्रीज़ पर बेस्ड होंगे। उन शहरों का जो आर्किटेक्चर होगा वो यूरोपियन कंट्रीज से इंस्पायर्ड होगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक वहाँ पर शहर बनाएंगे जो हॉलैंड जैसा होगा, फिर एक स्कैंडिनेवियन टाउन बनाएंगे जहाँ पे स्वीडन नॉर्वे जैसा आर्किटेक्चर होगा, फिर एक स्पेनिश टाउन बनाएंगे, ब्रिटिश टाउन बनाएंगे, और लोग वहाँ पर वो जो है घर खरीदेंगे, उससे जो जर्मन कंपनी है वो भी कमाएगी और जो चाइनीज़ स्टेट ओन्ड कंपनी है वो भी कमाएगी। मगर ये सब करने में वो ये भूल गए कि जब चाइना में लोग रियल एस्टेट खरीदते हैं तो वहाँ पे फेंग शुई एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। तो जो सारे जो शहर बनाए थे यहाँ पर, ये सब यूरोपियन आर्किटेक्चर पर बेस्ड थे, जो फेंग शुई को बिल्कुल भी ध्यान में रखकर कुछ इन्होंने बनाया नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ 10% जो घर हैं लोगों ने लिए, बाकी 90% ऐसे खाली पड़े हुए हैं। तो एंटिंग टाउन आज भी आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो आपको दिखेगा
ऐसा लगता है कि आप कोई यूरोप की जगह देख रहे हो, मगर सड़कों पे कोई लोग नहीं है, घरों में कोई लोग नहीं है, बिल्कुल वीरान है। इसको कहते हैं गोस्ट सिटीज़। तो चाइना में आपको बहुत सारी गोस्ट सिटीज़ भी दिखती हैं। वो भी इसी बात का एग्जाम्पल देती है कि चाइना इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत रेकलेस है, प्लानिंग की बहुत ज़्यादा कमी है चाइना के ब्यूरोक्रेसी में। अब मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन बांट रहा है अपने से गरीब देशों को, जहाँ पर वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जैसे हम्बन टोटा जैसा प्रोजेक्ट था, वैसे वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट अपने बनाएंगे। अब वहाँ पर भी अगर ऐसा ही होता है तो देखो, इससे चाइना को भी घाटा होगा। वो देश तो खैर कर्जे में डूबी जाएगा, मगर यहाँ पे चाइना के घाटे को भी हम ये नहीं देखना चाहिए कि चाइना का नुकसान हो रहा है तो चाइना इंडिया के एक अगेंस्ट खड़ा हुआ है तो ये अच्छी बात है। ये बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमी है, उस पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डलता है इससे, क्योंकि वो जो फंड्स थे वो और कहीं सही तरीके से भी इस्तेमाल किए जा सकते थे, जिससे ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। क्योंकि अब वो दिन गए जब एक देश बिल्कुल ही आइसोलेटेड है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। जहाँ पर एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट फेल होता है तो उसके रेपरकशंस, इकोनॉमिक रेपरकशंस और जगह भी महसूस किए जाते हैं। तो हम, मतलब के बाकी जो देशों के लोग हैं, ये चाइना के इस प्रोजेक्ट के फेल होने से क्या सीख सकते हैं? देखो, हम ये सीखते हैं पहली बात तो कि इस वक्त बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने के, बड़े बड़े शहर बनाने का एक पागलपन छाया हुआ है दुनिया भर के मेजर कंपनीज़ को। फंड्स की कोई कमी नहीं है, वो बस एक फंड्स अपने इधर उधर फेंक रहे हैं बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबली। तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि पुराने जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं, जो फेल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे सीख कर हम आगे जाकर जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनको बहुत ही तरीके से हैंडल करें। हम श्रीलंका जैसी कंट्री, जहाँ पे वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे $8 बिलियन का लोन, उनको हम $8 बिलियन का लोन ना दें। एक रूल सेटअप करें कि उनको उनकी जीडीपी के प्रोपोर्शनेट ही लोन दें, ताकि वो कल को प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं भी कर पाता तो वो लोन रीपे भी कर पाएँ। ठीक है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे सब लोग कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, खासकर पाकिस्तान, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी पाकिस्तान रिस्क ले रहा है चाइना से बहुत ही बड़े स्केल पर लोन लेकर। तो कल को मान लीजिए जैसे हम्बन टोटा पोर्ट फेल हो गया, वैसे ही ये जो सीपैक है ये भी फेल हो जाता है, तो पाकिस्तान बेसिकली चाइना की एक कॉलोनी बन के रह जाएगा। पाकिस्तान को भी अपनी ज़मीन लीज पे देनी होगी चाइनीज़ कंपनीज़ को, और ओवरऑल उससे इंडिया को भी एक स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज होगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उनको एक फाइनल, आप कह सकते हो, डेथ ब्लो भी मिल सकता है इससे। तो श्रीलंका वाले इस पूरे केस से पाकिस्तान बहुत कुछ सीख सकता है। अब श्रीलंका का भी देखिए, ऐसा नहीं है कि हम्बन टोटा पोर्ट को उन्होंने 99 ईयर्स तक लीज पे दे दिया तो बस सारे उनके जो कर्जों की प्रॉब्लम थी सब सॉल्व हो चुकी है। बहुत ही एक छोटी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। अभी भी श्रीलंका बहुत बड़े डेट में है। टोटल जो श्रीलंका का आउटस्टैंडिंग एक्सटर्नल डेट है वो $25 बिलियन है, जो उनकी जीडीपी के हिसाब से बहुत बड़ा है। ठीक है, हर चीज़ आप ये देखते हो, जो आपकी इनकम है उसके प्रोपोर्शनेटली आपका लोन होना चाहिए, तो उसके प्रोपोर्शनेटली ह्यूज है ये। और एक, आप कह सकते हो, श्रीलंका एक बहुत ही बड़े डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। तो इससे निकलने के लिए श्रीलंका को कोई मिराकल की ज़रूरत होगी। फॉर द टाइम बीइंग इन्होंने ये यहाँ पर हम्बन टोटा लीज पे दिया है। हो सकता है आने वाले समय में श्रीलंका और भी अपनी ज़मीन लीज पर दे चाइना को। इंडिया श्रीलंका ट्रेड रिलेशंस की अगर हम बात करें तो आज भी इंडिया सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है श्रीलंका का। $4.38 बिलियन का दोनों देशों के बीच में ट्रेड है। और श्रीलंका ने इंडिया को ये भी ऑफ़र किया है कि जो श्रीलंका के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में त्रिनकोमाले नाम का एक पोर्ट है, उसमें इंडिया इन्वेस्ट कर सकता है, जिसमें इंडिया ने अभी खुल के कुछ कहा नहीं है। अभी भी इस पे बातचीत चल रही है। देखते हैं कि शायद हम्बन टोटा में जिस तरीके से चाइना ने इन्वेस्ट किया है, इंडिया भी इन्वेस्ट करेगा या नहीं। आप बताइए, क्या इंडिया को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? और ये हमारी वीडियो का अंत है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टडी IQ के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज वेरियस कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि SSC एग्जाम्स, बैंक एग्जाम्स, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स, UPSC एग्जाम्स। उसके अलावा रिसेंटली हमने UPSC एग्जाम्स के लिए हिंदी में टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करी है। आप वो ले सकते हैं studiiq.com से डायरेक्टली, या आप कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पर अगर आपकी कोई क्वेश्चन है हमारे कोर्सेज़ को लेकर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।